हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 10 और आज हम लोग बात करने वाले हैं एड्स के बारे में। ठीक है, तो एड्स एक टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी में, अच्छे से दिया हुआ है डिटेल में। तो उसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका पैथोजेनेसिस देखेंगे, किस तरह से वो अफेक्ट करता है, उसका लाइफ साइकिल का डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके लाइफ साइकिल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसके डायग्राम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्या फीचर है, क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं ताकि हमें इसमें आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसका जब फुल फॉर्म ही देख लो कि फुल फॉर्म क्या होता है। एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एड्स का डेफिनेशन मतलब है। तो एक बात बताओ, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। प्लीज कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन कि सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। सिंड्रोम इज लाइक अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो एड्स एक तरह का बीमारी नहीं, ये एक तरह का सिंड्रोम है। ठीक है, जिसमें बहुत सारा सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, और उस सिम्टम्स में क्या छुपा होता है? डिजीज। ठीक है, तो एड्स में क्या होता है? इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी हो जाता है। ठीक है, जो कि तुम्हारे लाइफ टाइम में जितना इम्यूनिटी तुमने डिजर्व किया था वो सारा डिफिशियंट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये एक तरह का कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज। ठीक है, इट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज। ठीक है ना? चलो, तो ये नॉट अ कंजेनिटल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे पहला पहला सबसे पहला एड्स का पेशेंट कब देखा गया था? सबसे पहला देखा गया था 1981 में। सबसे पहला एड्स का पेशेंट देखा गया था, फर्स्ट रिपोर्ट। ठीक है, लास्ट 25 ईयर्स में। और ये पूरे दुनिया में फैल रहा है अभी। ठीक है, ये पूरे दुनिया में फैल रहा है और अभी तक इसने 25 मिलियन पीपल को ये किल करा है। ठीक है, 25 मिलियन पीपल को इसने अभी तक किल करा है। ठीक है, तो अभी तक एनसीईआरटी के डाटा के हिसाब से यही तुम्हें लिखना है। और यहाँ से भाई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ पर में स्टेटमेंट आता है, ये स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये सब कुछ कुछ छोटी छोटी बातें थी। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे ना कि एड्स में सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के थ्रू कॉज होता है। तो इसका सबसे वायरस का क्या नाम है? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, डेफिशिएंसी वायरस। तो ये एक तरह का रेट्रो वायरस है। क्या है? एक तरह का रेट्रो वायरस। मतलब क्या होता है? ये जो वायरस है, इसका अगर हम लोग लाइफ साइकिल देखते हैं तो वायरल इसके पास आरएनए प्रेजेंट होता है। ये आरएनए अपना वायरल डीएनए में चेंज करता है और ये डीएनए अपने जीनोम होस्ट जो उस पे ये फीड करता है, होस्ट पे जाके ये क्या करता है? डीएनए को इनकॉर्पोरेट करा देता है। ठीक है, होस्ट के जीनोम के डीएनए में ये इसका डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग रेट्रो वायरस बोलते हैं ना। तो ये सब अभी हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग अभी देखते हैं कि अभी हम लोग क्या देखा कि एड्स इज एक्वायर्ड फॉर द, जो मैंने अभी बताया वो सारा इस पे लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? ये सारा ये क्वेश्चन बन के आता है यहाँ पर। ठीक है, और बाकी ये सब तो पता ही है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि देखो, इम्यूनिटी में हम लोग क्या पढ़े थे? टी हेल्पर सेल्स। तो ये बेसिकली टी हेल्पर सेल्स के नंबर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, इंडिया में एड्स का फर्स्ट पेशेंट दिखा गया था 1986 चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में सबसे पहले दिखा गया था। तो एड्स का अगर बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, तो एड्स एक तरह का वायरल डिजीज है जो कि ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस से फैलता है। ठीक है, ये किसका ग्रुप है? इट इज अ ग्रुप ऑफ द रेट्रोवायरस
जिसके पास एनवेलप में एक आरएनए जीनोम प्रेजेंट होता है, बताया ना आरएनए प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो तो कॉन्सेप्ट अच्छा रखो तुम लोग, अपने आप अच्छा बनेगा। ठीक है, चलो देखो अब ये जो लिपिड बाइलेयर है इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में, एक मिनट रुक जाओ, मैं बैंक स्लाइड लेता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या क्या चीज का बना होता है। इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्वेलप होता है। ठीक है, ये इन्वेलप, ठीक है, उस इन्वेलप पे बहुत सारे लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बाइलेयर्ड लिपिड बाइलेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। देखो कि ये एक तरह का रेट्रोवायरस है और इसके पास इसके कोर में दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट हैज टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इसके अंदर में कोर में क्या होता है, दो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये देखो इस तरह से आरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके कोर में क्या प्रेजेंट होता है, कैस्पेड प्रोटीन जैसे P24 एंड मैट्रिक्स प्रोटीन P17 प्रेजेंट होते हैं। तो P24 एंड देखो ये देखो ये इसका जो है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो पीला कलर का, तो ये हो गया तुम्हारा कैप्सिड, जिसको बोलेंगे P24। ठीक है, ये हो गया P24। और एक और कोर होता है, एक और कोर होता है जिसकी ये, मैं कलर चेंज करता हूँ फिर से। ये देखो ये वाला जो कोर है, ये कोर क्या है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं, P17। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, P17, और इसको क्या बोलते हैं, P24। ठीक है, कैप्सिड को बोलते हैं P24, इसको P17। इसके कोर के अंदर, इस कोर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस कोर के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। देखो ये तरह का एक एंजाइम हो गया। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि दो आरएनए है ना, तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होगा, प्रोटीएज प्रेजेंट होगा, इंटीग्रेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटीग्रेज, तो ये सारा एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है कोर के अंदर में। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ये डायग्राम एज इट इज आपको बनाना है। तो इन्वेलप किससे बना होता है, ये जो इन्वेलप है, ये जो ब्लैक कलर का ये इन्वेलप है, ये जो ब्लैक कलर का तुम्हें दिख रहा है ये इन्वेलप है। ये इन्वेलप किससे बना होता है, इन्वेलप इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। तो ये क्या होता है, लाइपोप्रोटीन्स का बना होता है, जो कि लिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, ये बना होता है लाइपोप्रोटीन विच इज लिपिड बाइलेयर, विच इज लिपिड बाइलेयर। एंड इसके पास क्या होता है, GP120 एंड GP40, ये तरह का रिसेप्टर है। ठीक है, ये तरह का रिसेप्टर है ताकि ये होस्ट सेल से जाके बाइंड कर सके। ठीक है, वो रिसेप्टर है। तो मैक्रोफेज में एचआईवी फैक्ट्री, जो मैक्रोफेज को बोलते हैं, क्या किसको बोलते हैं, एचआईवी फैक्ट्री मैक्रोफेज को बोलते हैं। ठीक है, तो जो एचआईवी फैक्ट्री है उस रिसेप्टर पे CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है मैक्रोफेज पे। ठीक है, तो ये जो CD4 रिसेप्टर है, तो G20 जो हम मैंने अभी बताया, ये G20 है, ये CD4 रिसेप्टर, जैसे कि ये मान लो मैक्रोफेज है। ठीक है, इस मैक्रोफेज पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा इसको बोलेंगे GP41 रिसेप्टर। ये GP41 रिसेप्टर इस मैक्रोफेज पे जाके प्रेजेंट होता है। ठीक है, एचआईवी फैक्ट्री यहाँ पे ये खूब मल्टीप्लाई करता है। किस तरह से, अभी मैं आरबीसी, ये सॉरी, अभी मैं लाइफ साइकिल बताने वाला हूँ, है ना। तो देखो पैथोजेनेसिस में हम लोग लाइफ साइकिल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, पैथोजेनेसिटी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लाइफ साइकिल। देखो सबसे पहले अपने पास क्या आता है, रेट्रोवायरस आता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, रेट्रोवायरस। तो ये है तुम्हारा रेट्रोवायरस। अब ये रेट्रोवायरस क्या आता है, इसके पास क्या अंदर में क्या प्रेजेंट है, वायरल आरएनए। ठीक है, लेट मी चूज द कलर, वायरल आरएनए। ठीक है, तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, वायरल आरएनए। अब ये वायरल आरएनए नॉर्मल वायरस, ये क्या है, वायरस इन्फेक्ट करेगा ये नॉर्मल सेल। तो ये पूरा जो हम लोग दिखा रहा है ये क्या है, मैक्रोफेज है। ठीक है, अब ये जाके मैक्रोफेज पे एक्ट करेगा, कौन सा रिसेप्टर था, कौन सा रिसेप्टर था, CD CD4 रिसेप्टर है। और किससे जाके बाइंड करता है, कौन बाइंड करता है, GP120। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, GP120 बाइंड करता है CD4 रिसेप्टर से, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसीलिए मैं इतना बता रहा हूँ। और कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, प्रोटीएज, इंटीग्रेज। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखो अब लाइफ साइकिल की बात हम लोग कर रहे थे, तो ये अब इसका ये पूरी तरह से सराउंड किससे होता है, प्रोटीन कोट से सराउंड होता है। ठीक है, तो इसका ये प्रोटीन कोट है।
तो ये प्रोटीन कोट है, तो वायरस क्या करता है, नॉर्मल सेल को अफेक्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो वायरल डीएनए, वायरल जो आरएनए है वो इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, अब रिसेप्टर से जुड़ गया, अब इससे क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब इंट्रोड्यूस किस में हो जाएगा, मैक्रोफेज, किसके मैक्रोफेज में, एनिमल सेल जिसका जो मतलब होस्ट है, ठीक है, जो होस्ट है उसके में जाके ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और वहां पर में क्या करेगा, आरएनए से क्या बनाएगा, डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, आरएनए से वायरल डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, तो वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पर में क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है, कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दे देगा और ये पूरा डायग्राम देगा और एबीसीडी करके आंसर तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम याद करना, जो लिखा है वही चीज तुम्हें याद करना है। वायरल डीएनए अब क्या करते हैं कि जो वायरल डीएनए बन गया, अब ये वायरल डीएनए यहाँ कहीं जाके इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, और ये न्यू वायरल डीएनए यहाँ पर में, अब जो वायरल डीएनए बनेगा, अब जब मान लो ये जीन इसमें क्या होगा, इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये अलग तरह का जीन बनेगा, वैसा जीन बनेगा जो वायरस से रिलेटेड है, ठीक है। तो नया नया तरह का वायरस का फॉर्मेशन यहाँ पर में देखने को मिलता है, तो ये वायरल सेल अब दूसरे अदर सेल को जाके ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो क्या होता है यहाँ पर में नंबर डिक्रीज हो जाता है टी लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। तो देखो कि इन्फेक्टेड सेल लेकिन अभी भी सरवाइव कर सकता है, ठीक है, इन्फेक्टेड सेल सरवाइव करता है, और उसी में क्या होता है, वायरस जो होता है वो रिपीटेडली क्या होता है, मल्टीप्लाई करता हुआ रहता है, ठीक है। तो जो न्यू सेल हो गया, अब क्या करेगा, ये न्यू सेल जाके आके जाके अफेक्ट करेगा अदर माइक्रोफेज पे, ठीक है, अदर माइक्रोफेजेस के टी हेल्पर सेल्स पे जाके एक्ट करता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स का नंबर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। मतलब टी हेल्पर सेल क्या होता है, मेनली कौन अफेक्ट होता है, टी हेल्पर सेल का नंबर क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सब था पूरा लाइफ साइकिल। देखो अब ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो सबसे पहला ट्रांसमिशन का जो रूट है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रूट, दूसरा है पेरेंटल रूट, तीसरा है ट्रांसपेरेंटल ट्रांसप्लेसेंटल रूट रूट, ठीक है। तो तीन रूट है हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है। सेक्सुअल रूट मतलब अगर कोई पर्सन मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ सेक्स करता है, ठीक है, पार्टनर के साथ सेक्स करता है, तो उसे मोर चांस है कि उसे हो सकता है, ठीक है, एड्स होने का ज्यादा चांस। होमोसेक्सुअलिटी मतलब एक सेक्स के साथ सेक्स, मतलब सेक्स बिटवीन द मेल और मेल के बीच में अगर सेक्स होता है, तो अगर वो इन्फेक्टेड है तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर होता है तो उस केस में भी अगर इंसेमिनेटिंग जो मटेरियल होता है जो जिसके थ्रू हम लोग करते हैं वो अगर इन्फेक्टेड है, तो उस केस में क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन फैल सकता है। दूसरा है हमारे पास प्रीनेटल रूट, प्रीनेटल सॉरी पेरेंटल रूट। तो अगर मान लो ब्लड कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है, अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, या फिर टैटू करवाते हैं, उस समय हो सकता है। इन्फेक्टेड पीपुल्स, पुअरली स्टेराइड डेंटल्स इंस्ट्रूमेंट्स अगर होता है जिसको अच्छे से स्टेराइज नहीं किया जा सकता, नहीं करके रखते हैं, तो उस केस में जो ब्लड कांटेक्ट है, उस केस में ब्लड आपस में कांटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्टेड इन्फेक्शन इस तरह से भी फैल सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटे ट्रांस प्लेसेंटल रूट। तो क्या प्लेसेंटा किससे, मदर से फीटस में जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू। दूसरा हो सकता है क्लोस्ट्रम के थ्रू, जिसको बोलते हैं पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन एंड पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन। तो अगर फीटस की बात करते हैं तो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि प्लेसेंटा के थ्रू 33% यहाँ पर में देखने को मिलता है। फ्रॉम द मदर टू इन्फेंट्स पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन बाय द कोलोस्टम। समझ में आ रहा है भाई, तो इतना याद नहीं करना अपन को, बस ये 3 पॉइंट याद रखना है, सेक्सुअल रूट, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, या फिर अगर ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है जब ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, उस केस में एड्स होने की संभावना होती है। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स अगर शेयरिंग करते हैं जब इंट्रावेनस इंजेक्शन ड्रग्स यूज करते हैं, ठीक है, या फिर ड्रग एब्यूजर्स होते हैं जो हाथ में, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी लास्ट में, ठीक है, मतलब लास्ट वाले लेक्चर में जो आएगा ड्रग्स एब्यूज में, तो उसमें बताऊंगा कि इंट्रावेनस ड्रग्स इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। फॉर इन्फेक्टेड अगर मदर इन्फेक्टेड है तो चाइल्ड को भी हो सकता है थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। एक चीज बहुत ज्यादा ये चलती है कि एचआईवी जो होता है वो स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। एक चीज ऐसा चलता है कि हाँ तुम
फिजिकल टच या नॉर्मली अगर किसिंग वगैरह करते हो तो हग करते हो, किस करते हो, या फिर साथ में खाना खाते हो तो इससे एचआईवी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सब एचआईवी कैन ओनली स्प्रेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स। अगर बॉडी फ्लूइड्स का कांटेक्ट है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है तो ही एचआईवी होने का संभावना है, ऐसे एचआईवी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ना कि मियर टच से, हगिंग, किसिंग, ये सब से एचआईवी होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो ये सब था हमारे पास। तो अब एक बात बताओ कि अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करते हैं, ठीक है, ये क्या, हाँ, ये देखो, दिस एड्स इज नॉट स्प्रेड थ्रू द मियर टच, फिजिकल कांटेक्ट, हगिंग, किसिंग, शेयरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो ऐसा पीपुल जो कि हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन हुआ है मल्टीपल सेक्स पार्टनर ड्रग्स, इसे अभी बता दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज ये पॉइंट लिख लेना कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इतना भी नहीं लिखना, एचआईवी इज नॉट स्प्रेड बाय द मियर टच और फिजिकल कांटेक्ट, इज ओनली स्प्रेड थ्रू द फ्लूइड, hence imperative to the physical and psychological well-being that AIDS infected person are not isolated। तो ऐसा कभी कभी क्या करते हैं, जिसको एड्स होता है उसको फैमिली से थोड़ा, सोसाइटी से थोड़ा आइसोलेट करके रखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हमें करना क्या चाहिए, प्रिवेंट इस तरह से करना चाहिए ताकि उसका बॉडी फ्लूइड तुम्हारे कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, बाकी एज इट इज नॉर्मल लाइफ चलने देना चाहिए उनका, है ना। वन मोर थिंग कि मॉस्किटो बाइट से भी एड्स नहीं फैलता। ठीक है ना। चलो, तो ये सब था हमारा, क्या था ये क्या था, क्या पढ़ रहे थे, पैथो ट्रांसमिशन। ठीक है, नेक्स्ट है सिम्टम्स। तो हम लोग देखते हैं कि ये सिम्टम्स होता है एसिम्टोमेटिक फेज। सबसे पहला जो फेज होता है उसको बोलते हैं एसिम्टोमेटिक फेज। ये मतलब एक तरह का क्या है कि टाइम लैग होता है। ठीक है, इन्फेक्शंस के बीच में या फिर उसके बाद इन्फेक्शंस और जब एड्स का सिम्टम्स आता है उसके बीच में जो टाइम लैग होता है, जब इन्फेक्ट, मान लो तुम इन्फेक्ट हुए, उसके बाद तेरा सिम्टम्स आना स्टार्ट होता है, तो इस ये टाइम लैग को बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक फेज। ठीक है, तो इट इज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिम्टम्स। ठीक है, अब ये टाइम लेट वेरी भी हो सकता है, महीनों का भी हो सकता है और साल भी जा सकता है, लेकिन यूजुअली कितना होता है, 5 to 10 years। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 5 to 10 years इज द एसिम्प्टोमेटिक फेज। ठीक है, लेकिन ये वेरी करता है फ्रॉम मंथ टू मेनी ईयर्स। ठीक है, फ्रॉम मंथ टू मेनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग द इनिशियल 2 to 12 वीक, 2 से 12 वीक तक पीरियड ऑफ एंटीबॉडीज कंसंट्रेशन इज लेस देन द नैनोग्राम। तो इलिसा टेस्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस टेस्ट को बोलते हैं विंडो पीरियड। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड। इस केस में, इस टेस्ट में, इस पीरियड में क्या होता है, जब एलिसा टेस्ट नेगेटिव आता है स्टार्टिंग में, तो मतलब जब इन्फेक्शन हुआ उसके बाद एंटीबॉडीज का डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो ये फेज को बोलते हैं एंटी विंडो पीरियड, जबकि मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, रिस्पॉन्स कब आएगा, इस केस में 5 to 10 years में। ठीक है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जैसे कि माइल्ड फॉर्म ऑफ एचआईवी, लिम्फ नोड क्या हो सकता है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स होता है, फीवर आ सकता है, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, एंड प्रोलॉन्ग कफ वगैरह यहाँ पर में देखने को मिलता है। ठीक है, वेट लॉस होता है, प्रोलॉन्ग कफ हो सकता है। ठीक है, अगर पूरी तरह से एड्स है, मतलब फुल ब्लोन ऑफ एड्स है, मतलब टोटली तरह से अगर लास्ट स्टेज है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हो चुका है, तो उस केस में सीवियर इम्यून डिफिशियंट देखने को मिलता है इस पीरियड में। ठीक है, मतलब जो CD4 काउंट है वो क्या हो जाता है, लेस देन 2000 mmQ। नॉर्मल कितना होता है, 900, सॉरी, लेस देन 200। ठीक है, और नॉर्मल कितना होता है, 900। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, फुल बॉर्न एड्स, फुल ब्लॉन एड्स, मतलब कि जब 200 पर mmQ अगर टी लिम्फोसाइट्स का काउंट हो जाए या CD4 सेल का काउंट हो जाए, तो उस बोलते हैं फुल ब्लॉन एड्स। ओके, इस केस में हमें देखता है, अब देखो जब इन्फेक्शस हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस भी होने, तो जो अदर बैक्टीरिया है, फंगी है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सब क्या करेगा उस पे, जैसे प्रोटोजोन्स भी होते हैं, तो वो सब सारा क्या करेगा,
उस पे इन्फेक्ट करना चाहेगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी को देख के ये इन्फेक्ट हो रहा है, ठीक है, जब इम्यूनिटी वीक है। अपॉर्चुनिटी देखा कि हाँ भाई ये इम्यूनिटी वीक है, तो अब इम्यूनिटी वीक है तो अब ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अब ये अटैक करेगा तो इससे क्या क्या कंडीशन बनता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वेरी वेरी आईएमपी। तो इससे क्या क्या हो सकता है, कैंडिडाइटिस हो सकता है, कैंडिडियास, उसके बाद निमोनिया हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, लिम्फ नोड्स, ठीक है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है, ठीक है। किसके थ्रू होगा, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडिया, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडिया, ठीक है। कापोसी सार्कोमा, जैसे कैंसर ऑफ स्किन हो सकता है, लिम्फ नोड्स। दूसरा है तेरा फंगस, कौन सा फंगस, न्यूमोसाइटिस कैरिनी। दूसरा है तेरा कैंडी कैंडिडियासिस ऑफ माउथ एंड इसोफेगस। कैंडिडियासिस में क्या होता है, जो टंग है उस पे क्या हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट अपीयरेंस आ जाता है, ठीक है। कौन सा फंगस के कारण, कैंडिडा एल्बिकस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा पॉइंट, ठीक है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब करके जाना है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पहला दो टेस्ट करते हैं, जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम लोग एलिसा करते हैं, मतलब एलिसा करते हैं, और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जो कि हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं पेशेंट पेशेंट के सीरम में, ठीक है, पेशेंट के सीरम में। और दूसरा क्या है, जो एक और टेस्ट करते हैं इसको बोलते हैं पीसीआर टेस्ट, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। तो एलिजा टेस्ट में क्या होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज करते हैं और पेरोक्साइड एंजाइम्स इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये है तेरा एंटीबॉडी, यहाँ पर में डिटेक्ट करते हैं, इस पर डालते हैं सीरम और डिटेक्ट करते हैं, जिसके साथ ये बाइंड करता है, ठीक है, बाइंड करने की एक्टिविटी को ये डिटेक्ट करता है। तो एलिसा जो होता है वो वेरी क्विक डायग्नोस्टिक टेक्निक है, ये डायग्नोसिस के लिए हेल्प करते हैं, स्क्रीनिंग किसके तरह, डायग्नोसिस के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, डायग्नोसिस। तो वेरी क्विक डायग्नोस्टिक टेक्निक है फॉर द डिटेक्शन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ द पैथोजेंस, डिसऑर्डर्स, एलर्जेंस एंड हार्मोन। जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी ये उसे क्या डिटेक्ट करते हैं, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन एचसीजी, ठीक है, यूरिन में। दूसरा है हमारे पास एड्स या एचआईवी इन्फेक्शन डिटेक्ट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनता है कि एलिसा को डिटेक्शन करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, एलिसा से क्या क्या डिटेक्ट करते हैं, एसटीडी डिटेक्ट करते हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स, हेपेटाइटिस, रूबेला वायरस इन्फेक्शन वगैरह सब हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा है, लेकिन अपन को इसमें अब क्या याद रखना है, इसमें एलिशा का फुल फॉर्म याद रखना है, उसे क्या, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे। क्या नाम है एलिसा का, एलिसा, एलिसा का क्या मतलब, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे, ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे, है ना। तो ये याद रखना है। इसमें कौन सा एंजाइम यूज करते हैं ये भी याद रखना है, और कौन कौन सा डिजीज इसमें फाइंड करते हैं बेसिकली वो याद रखना है। तो वायरल डिजीज मोस्टली इसमें होता है, ठीक है। चलो अब देखो, अब जब इन्वेस्टिगेशन कर लिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए एक बात बताओ, ये आरएनए है, ठीक है, इससे डीएनए बना, ठीक है, आरएनए है इससे डीएनए बना, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पर में यूज हो रहा है। तो इसको इनहिबिट करने वाला अगर कोई है तो उसका नाम क्या है, जूडो जूडोब्यूडिन, ठीक है, स्टाब्यूडिन, डीडीआई, ठीक है, डाई डाइडेक्सीमीडिन यहाँ पर में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब नाम नहीं याद करना है अपन को, बस देख लो, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर इसमें यूज करते हैं, बस इतना याद रखो, ठीक है। और अगर याद हो सके तो ये याद कर लेना, क्योंकि एक बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो प्रोटीएज इनहिबिटर है, हमने देखा था कि ये कोर है, इसके अंदर आरएनए होता है और दो आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज होता है, और दो क्या होता है, प्रोटीन इनहिबिटर होता है, ठीक है। एक एक प्रोटीन इनहिबिटर होता है, एक इंटीग्रेज होता है, सॉरी, इंटीग्रेज और प्रोटीन होता है। तो अगर प्रोटीएज इनहिबिटर दे दे, कौन सा प्रोटीएज इनहिबिटर, जैसे कि रिटोनावीर, जितने भी वीर लगे सारे प्रोटीन इनहिबिटर है, ठीक है, इंटीग्रेज सॉरी प्रोटीएज इनहिबिटर। दूसरा है इंटीग्रेज, इंटीग्रेज ये वीर लगा है ना, तो समझ लो क्या है, इंटीग्रेज है, ठीक है। रल्ट्राग्रिविर है एक तरह का, ठीक है, इंटीग्रेज इनहिबिटर। दूसरा है एलवीटी ग्रेवियर ग्रावीर, ठीक है,
चलो जो भी है नाम। तीसरा HAART, हार्ट। हार्ट में क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखो, इंपॉर्टेंट है कि सबसे इस तीनों में सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको कॉकटेल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंक्लूड्स बोथ रिवर्स। अब इसमें क्या करा है एनसीईआरटी में, देखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग्स, इसीलिए मैं ये दोनों एग्जांपल को यहाँ पर मैं रखा हूँ। ठीक है, कभी एक लेवल बढ़ा के अगर पूछता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्या है और प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग्स, तो ये नाम दे सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज में ये हटा देगा और इसका नाम दे देगा, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको याद रखो इस तरह से कि बोथ रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर प्रोटीज ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होता है, उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है। ट्रीटमेंट सिर्फ पार्शियली इफेक्टिव है, प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ पेशेंट नहीं। सर से प्रोलॉन्ग लाइफ को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके मरने को नहीं बचाया जा सकता, विच इज इनइवर्टिबल। ठीक है, तो ये था ट्रीटमेंट का बेसिस। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, देखो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में अंतर है। ठीक है, प्रिवेंशन में मान लो तुम्हें कोई डिजीज नहीं हुआ है, उससे हम लोग डिजीज को प्रिवेंट, अगर तुझे डिजीज हो गया है तो फिर क्या करना चाहिए, तो वो ट्रीटमेंट हुआ। तुझे डिजीज नहीं हुआ, उससे बच के रहने के लिए क्या करना है, प्रिवेंशन। ठीक है, तो एड्स को हम लोग क्योर नहीं कर सकते लेकिन प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, जितना एचआईवी इन्फेक्शन होते हैं, जितना ज्यादा जो एचआईवी है तो मोस्टली स्प्रेड थ्रू द कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न। तुम कितना कॉन्शियस हो कि कितना तुम्हें पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से रिलेटेड, तुम्हें कितना कुछ पता है। ठीक है, किस तरह से बीमारी फैलती है इतना कुछ तुम्हें पता है। तुम्हें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किस तरह से करना चाहिए, न्यू बॉर्न बेबी को किस तरह से पालना चाहिए, ठीक है, मदर के साइड से, ये सब सारा अगर मॉनिटरिंग अच्छा है तो तुम्हारा ये सब चीज नहीं होगा, लेकिन अगर मॉनिटरिंग खराब है तो भविष्य खराब हो सकता है। ठीक है, पुअर मॉनिटरिंग के कारण। This is only okay. Excuse may be ignorance and rightly says it, don't die of ignorance. कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए ये सब सारे चीजों को। हमारे कंट्री में क्या होता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको जो है, या फिर अदर नॉन गवर्नमेंट एनजीओ चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सारे ये क्या करते हैं, एड्स से रिलेटेड क्या करते हैं, पीपल को एजुकेट करते हैं। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ ने भी सेम काम करना स्टार्ट कर दिया है ताकि एचआईवी इन्फेक्शन को बचाया जा सके। ठीक है, एचआईवी इन्फेक्शन से बचाया जा सके, है ना। तो ये सब सारा चीज है, ये एनसीईआरटी में लिखा, अपने मन से मैं नहीं लिखा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी इस सबको ध्यान देना चाहता है, तो यहाँ से स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आना चाहता है, तो इसको कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दूसरा, अब हम लोग क्या भी ये भी तो कर सकते हैं कि ब्लड बैंक से सेफ एचआईवी मतलब पता कर ले कि हाँ पूरी तरह से टेस्टेड एंड सिक्योर है। ठीक है, सिर्फ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स यूज करते हैं। ठीक है, उसमें डिस्पोजेबल नीडल से सिरिंज यूज करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो वो देख के नई वाली यूज करनी चाहिए क्लिनिकल्स में। ठीक है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि एसटीडी होने से बच सके। ठीक है, कंट्रोलिंग द ड्रग अब्यूज कम करना चाहिए, सेक्स एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोट रेगुलर चेकअप्स फॉर एचआईवी इन सस्पेक्टेबल पॉपुलेशंस। अगर मान लो इस पॉपुलेशंस में किसी के पास है इन्फेक्शन, तो खुद को भी जाके एक बार चेक करा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारा चीज होना है ना। एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन नीड हेल्प एंड सिंपैथी, उसको भी सिंपैथी दिखाना चाहिए। ठीक है, उसको सोसाइटी से अलग नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट, अगर उसको प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं तो वो एक तरह का अच्छा बिहेवियर नहीं है। ठीक है, और इस बिहेवियर से क्या हो सकता है, डिजीज जो है मेनी फोल्ड तक इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर मतलब फैल सकता है। तो इसीलिए इट इज अ malady that one can be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread and disease। देखो ये स्टेटमेंट है ना, अभी तक आया नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये टैकल करने का जब बायो सोसाइटी या फिर मेडिकल जो एक्ट करते हैं, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं, वो टुगेदर ये सब मिल के ये जो डिजीज है उसके स्प्रेड होने से बचा जा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया भाई एड्स क्या है, क्या बला है ना। तो ये सब था हमारा आज पूरा एड्स, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर कर लिए। ठीक है, और बहुत सारा चीज हम लोग देखे हैं यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन भी आपको डिस्कस कर दिए कि क्या क्वेश्चंस आते हैं क्या नहीं आते हैं ना। तो भाई यही था पूरा हमारा एड्स का जो आज का टॉपिक। ठीक है, लेक्चर 10, इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा कैंसर के बारे में।
कैंसर, कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी लाइफ टाइम काम आने वाला है तुम्हारा कैंसर, ये जो पढ़ोगे, ये एड्स पर आया हो ना, ये भी लाइफ टाइम काम आने वाला है, ठीक है ना। तो टॉपिक को हल्के में मत लेना, अभी भी बोल रहा ह्यूमन एंड डिजीज लाइफ इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, इसको कभी भी